नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल सभी को। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। बढ़िया रंगों का त्यौहार है। मुझे पता है आप लोग तैयारी कर रहे हो और इसलिए होली बहुत अच्छे से नहीं खेलोगे, लेकिन फिर भी त्यौहार है तो इसमें एक कसम ज़रूर खाना कि भाई ये होली जो हो रही है वो तो संघर्षों वाली है, लेकिन अगली होली होगी सिलेक्शन वाली, है ना। अब इसी के साथ आप सभी लोगों के लिए एनसीएल 2026 के बारे में बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग को पता है भाई इसका एग्जामिनेशन है और बढ़िया लेवल पे आप इसको क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जो नोटिफिकेशन है उसी नोटिफिकेशन के बेसिस में ये स्ट्रैटेजी अपनी बना ली होगी। और आज मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो एनसीएल की वैकेंसी है इसके लिए 3 मंथ्स का रोड मैप देने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसके बारे में पहले से ही तैयारी करके रखी होगी, उनके रोड मैप्स बन गए होंगे, बट काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा मिस हो जाती हैं। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम आज ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, देखेंगे। अगर कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको ऐड करना है वो आप ज़रूर ऐड करिएगा इसमें। तो दोस्तों एनसीएल के लिए अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो 11 फरवरी से 11 फेब से इसका जो फॉर्म है वो शुरू हो चुका था और ये जाने वाला है 5 मार्च तक, राइट। मतलब अगर आप होली के पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, लास्ट डेट जो है इसकी 5 मार्च है। यहां पर सबसे पहले गाइस आप सभी लोग को बताना चाहूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहां पर जो वैकेंसी है अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 108 पोस्ट हैं, लगभग 108 स्टूडेंट्स का यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। मतलब यहां पर इन 108 में से आप भी हो सकते हो। मैं यहां पर आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि पहले अटेम्प्ट में एक ही बार में सिलेक्शन कैसे लें। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर कोई बात अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में और अपने लाइक्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। यहां पर बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो ऐसे वाले आ रहे हैं कि बीटेक वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना, इंजीनियरिंग जिन्होंने करा है। फिर उसके बाद यहां पर 30 साल तक की एज दी हुई है, तो एनसीएल के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 27 साल 28 साल 29 साल के हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो अभी एज लिमिट्स आ रही हैं वो आती हैं 27 साल 25 साल 26 साल और लगता है यार हमारी तो एज ही निकल गई, है ना। तो इसमें आप लोगों को एज का भी फायदा मिल जाएगा। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा एक चीज और भी याद रखेंगे, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस ये कोई नहीं पढ़ने वाला और अगर आप लोगों ने पढ़ा भी है तो इसको मैंने समराइज कर दिया और समराइज करने के बाद आप लोगों को यहां पर चीजें कुछ देखने के लिए मिल रही होंगी, राइट। दिस इज द एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसेस। अब आप इस सिलेक्शन प्रोसेस को देख लो या फिर पेपर पैटर्न को देख लो, इससे आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपको वो भी पढ़ के बता दूंगा। सबसे पहली चीज यहां पर जो इन्होंने बोला है कि भाई 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चंस होंगे 70 मार्क्स के आपके टेक्निकल नॉलेज के और 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के जिसमें आपका नॉन टेक्निकल चेक किया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, करंट जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी, राइट। अब देखो गाइस, किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, बहुत सिंपल से टर्म्स में आप लोगों को बता रहा हूं, आपको समझ में भी आएगा। किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम कैसा होता है ना। अगर पहले कभी एग्जामिनेशन हुआ है तो वो कैसा एग्जामिनेशन था, किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस पूछे गए, कहां से कितना कट ऑफ गया कि भाई 100 नंबर का पेपर है, सही बात है, मुझे लाने कितने मार्क्स है ना। अब 100 में से 100 अगर कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें 100 में से 100 ला करके दिलाऊंगा तो भाई उससे बोल देना पहले आप लेकर के आओ, और अगर आप लेकर के आए हो तब आप हमें जरूर बताओ कि 100 में से 100 कैसे लाते हैं, क्योंकि 100 में से 100 का टारगेट कोई नहीं लेता। हाँ, हम एम जरूर बना सकते हैं लेकिन हमारा टारगेट जो होता है वो होता है कि हम 95 जाएंगे, 96 जाएंगे या 95 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे कि 100 के 100 अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें दो चार चीजें हैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज है दैट देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, राइट। यहां पर कोई पेनल्टी नहीं होती, मतलब हर एक स्टूडेंट जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है वो स्टूडेंट 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जरूर आता है। बहुत सारे होते हैं जो क्वेश्चन नहीं आते उसमें जय माता दी ए जय माता दी बी करके आ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं जो कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के जाते हैं, लेकिन 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कई बार तुक्का भी लग जाता है, इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, ठीक है। दूसरा इसका रीजन है हाई कट ऑफ जाने का कि इसका पेपर जो होता है ना कंपैरेटिवली अदर एग्जाम्स के थोड़ा इजी होता है,
राइट तो आपका गेस वर्क भी काफी अच्छा जाता है कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, इसका आंसर सी ही होगा। नहीं पता है फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस एग्जामिनेशन में मिलती हैं। अब सबसे पहले जो मैंने आपसे बात करी कि जब भी कभी आप सिलेक्शन प्रोसेस या फिर आप एग्जामिनेशन में जाओ तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज गाइस क्या होने वाली है कि यहां पर आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स के मिलेंगे, जो आप लोगों का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है। लेकिन इन 100 क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को जो टाइम मिलेगा वो सिर्फ 90 मिनट मिलेगा। ये 90 मिनट तुमसे तुम्हारी जिंदगी से कोई नहीं छीन सकता, जिसमें तुम्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, राइट। 90 मिनट्स। अब ये जो 90 मिनट्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने 90 मिनट्स में बढ़िया लेवल पे तैयारी कर ली, बढ़िया लेवल पे आपने तैयारी तो अभी से ही कर रहे हो, बढ़िया लेवल पे अगर परफॉर्मेंस दे दी अपनी, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा, राइट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, इसको समझिएगा। हर किसी स्टूडेंट के मन में है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लूं। हर कोई स्टूडेंट है जो यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहा है, जो एमपी व्यापम की भी तैयारी कर रहा है, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहा है, एचपीसीएल की कर रहा है, जेकेएसएसबी की कर रहा है, वो भी एनसीएल की तैयारी करने के लिए एक बार मन बनाएगा। उसका रीजन है 108 वैकेंसीज, राइट। सबसे पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन है एग्जाम दो, सेलेक्ट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काम खत्म, है ना। तीसरा रीजन है ऑल ओवर इंडिया की स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। चौथा रीजन है देयर इज नो पेनल्टी मार्क, मतलब अगर किस्मत अच्छी रही तो भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। ऐसा लगता है लेकिन नहीं, सिलेक्शन सिर्फ उसका होता है जिसने तगड़े लेवल पे प्रिपरेशन करी है। अगर आप प्रिपरेशन करोगे और तगड़े लेवल पे प्रिपरेशन करोगे, तभी आप भीड़ में से हट करके अकेले दिखाई दोगे और आपका ही सक्सेस होगा, राइट। अब दूसरी चीज बता रहा हूं, इसको समझना। सो बेसिकली जब तैयारी होती है, और जब मैंने अपने एग्जाम्स की तैयारी करी थी, तो मैं हमेशा देखता था कि भाई पहले कितना कट ऑफ किया है। अगर आपको उसके बारे में पता चल जाए कि भाई पहला कितना कट ऑफ किया है, तो उससे आपकी तैयारी करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब देखो गाइस, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का एग्जामिनेशन का है, जिसमें अनारक्षित वर्ग, दैट इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी, राइट। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी और एसटी, इसका कट ऑफ का ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया सो दैट आप देख सको कि भाई यही है जो एक्चुअली में कट ऑफ बता रहा है, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखे जहां पर उन्होंने पता नहीं कहां से निकाला है, कौन सा गूगल किया है। कोई बता रहा है 70-72 इसका कट ऑफ जा रहा है, कोई बता रहा है कि इसका कट ऑफ 80-85 जा रहा है, कोई बता रहा है कि भाई 95 पार जा रहा है। हमने कहा पता नहीं कितना जा रहा है, इसीलिए हम लेकर के आ गए यहां पर कि भाई आप एग्जैक्ट देख सकते हो कि जो इसका कट ऑफ 2024 का गया था वो गया था 94 मार्क्स, राइट। आप जान सकते हो 94 मार्क्स गया था अनरिजर्व्ड का। जो ईडब्ल्यूएस है उसका गया था 92, जो ओबीसी एनसीएल है उसका गया था 93, जो अनुसूचित जनजाति उसका गया था 91, और जो एससी है ना, उनका गया था दैट इज 91, ठीक है। ये आपका कट ऑफ है एक्चुअली में 2024 का। तो मतलब अब अगर आप टारगेट देखें तो टारगेट में यही रखना है कि भाई 94 तो गया है, अब इस बार का कितना जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है। बहुत सारे लोगों ने तो एनसीएल का कट ऑफ भी बता दिया जो आगे आने वाले एग्जाम का होगा। पेपर हुआ नहीं है, कट ऑफ पहले निकल गया है। आपको ये देखना है कि भाई 94 है ना, तो कहीं ना कहीं इसके आसपास होगा। मैं खुद बोलूंगा इसके आसपास होगा। आपका जो एम होगा वो होगा आपको 95 प्लस मार्क्स लेकर के आने। अब आप में से बहुत सारे लोग बोले हैं हलवा है क्या? हाँ, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी, अगर आपने तगड़े लेवल पे प्रिपरेशन करी है, अगर आप लोगों ने इन डेप्थ में तैयारी करी है, बिल्कुल इस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करी है, देन हाँ हलवा है मेरे भाई, बिल्कुल है। देख सकते हो आप। सीखो कैसे भाई। अगर मुझे पता है कि इसका 94, 92, 93, आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी का एम ले लेना। मैंने अनरिजर्व्ड का लेकर के मैं चल रहा हूं क्योंकि यही मैक्सिमम मार्क्स है। अगर मैं इसमें बात करूं आप लोगों से, तो आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए देखना है कि आपके पास टाइम लिमिट क्या है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अगर आप सबसे पहली बार लाइफ में तैयारी करने जा रहे हो, तो शायद आप लोगों के लिए टाइम कम होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है, अगर आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में आती हैं और आपने थोड़ी बहुत तैयारी पहले भी करके रखी है, तो आप लोगों के लिए चीज ईजी होने वाली है। अब समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हो और टाइम निकाल के तैयारी भी कर सकते हो अच्छे लेवल पे। फिर उसके बाद अब टाइम तो आ गया
कि भाई चलो मैंने टाइम ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूँ 90 डेज, है ना, लेकिन ये 90 डेज फ्रेशर्स के लिए नहीं होंगे। सबसे पहले बता दूं, अगर आप लोगों में से कोई फ्रेशर है और फ्रेशर होने के बाद उसके दिल में ये वाला जज्बा है कि सर आप बस बताओ, मैं निकाल करके दिखाऊंगा आपको एग्जामिनेशन, जितने लोग पहले पढ़ चुके हैं उनसे डबल स्टडी करूंगा और एग्जामिनेशन निकालूंगा, तो 90 डेज है आपके पास, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम में 90 डेज लेकर के चल रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि भाई एग्जाम में पैटर्न क्या आने वाला है ना। अब एग्जाम के पैटर्न के लिए गाइज यहां पर आप लोगों को बता दिया गया कि भाई 70 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं टेक्निकल से, फिर उसके बाद आपका जो नॉन टेक्निकल है उससे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर उसके बाद आता है सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। बोलोगे सर जी क्या इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में सिलेबस तो इंपॉर्टेंट होता ही है, जो बात मैं बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% स्टूडेंट्स, 95% स्टूडेंट्स, मार्क माई वर्ड्स, 95% स्टूडेंट्स वो जो एनसीएल में सिलेबस गिवन है, जो कि एसएससी का कॉपी है, उसी सिलेबस को अपना एम बनाएंगे और उसी सिलेबस के आधार पर तैयारी करेंगे और कहीं ना कहीं 80-85 की रेंज में आकर के रुक जाएंगे। 95% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। और जो 5% स्पेशल स्टूडेंट्स होंगे, जो 5% वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने गिवन सिलेबस को आधार नहीं बनाया होगा, जिन्होंने गिवन सिलेबस को बेस नहीं बनाया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे लाल, उस पेपर को आधार बना करके अपना खुद का सिलेबस बनाया होगा, राइट। उस पेपर से जिसने सिलेबस बनाया होगा वो होंगे मात्र 5%। अब क्यों 5%? मेहनत लगती है ना देखने में कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या चीजें आ रही हैं, कहां से आ रहा है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन किसी ऐसी चीज का दे देगा जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। अब आप बोलोगे अरे ये तो इस तरीके से हर एक एग्जाम में होता है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस में सब सिलेबस अपना तैयार करा है और उस सिलेबस को फॉलो करते हुए जा रहे हो, तो तुमसे वो एक मार्क भी नहीं छूटेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ गिवन सिलेबस को देख करके छूट सकता था। अब सिलेबस भी पता चल गया, PYQs तो आपको पता ही है कि क्या है। फिर उसके बाद स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा गलती होती है, वो ये होती है कि एग्जाम के 5 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाते हैं और फिर उसके बाद थक जाते हैं, लगता है हमारा तो नहीं हो पाएगा, चलो अगले एग्जाम में ट्राई करेंगे। भाई PYQs क्यों लगाना है? ताकि आपको पता चले सिलेबस क्या है। और भर भर के मॉक टेस्ट, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जानते हो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता है कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है और इस ऑर्गेनाइजेशन की टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, अगर जो भी है ना, XYZ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबकी टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए, सबके मॉक टेस्ट लगाने हैं, फ्री मॉक टेस्ट लगाओ, पेड मॉक टेस्ट लगाओ, जो कुछ है मॉक टेस्ट बहुत लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट को अगर आप लोग मतलब एक आधार मानोगे, एक बेस मानोगे, तो उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, राइट। फिर उसके बाद गाइज होता है कट ऑफ मार्क्स, जिसके बारे में मैंने बताया कि भाई आपने सिलेबस भी अच्छे लेवल पे करने लग गए, सब कुछ करने लग गए, आकर के आप 85 नंबर पे रुक गए, 85 मार्क्स पे रुक गए। आपको लगा 85 मार्क्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं, 85 मार्क्स मतलब 85%, इतने तो 12वीं में नहीं आए, है ना। अब CBSE वाले लेवल पे जाना पड़ेगा, 95% लाने पड़ेंगे, तो इसके लिए कट ऑफ मार्क्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, है ना, कट ऑफ मार्क्स भी पता चल गया, पेपर पैटर्न भी पता चल गया, तुमने PYQs से सिलेबस भी बना दिया, PYQs मॉक टेस्ट भी लगाने लग गए, तुमने टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया। अब इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आते हैं राइट सोर्सेज टू प्रिपेयर। गाइस ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए, राइट। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, आप लोग को पता होगा महाभारत में अर्जुन जो दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धारी थे, है ना, उनके जो गुरु थे, गुरु द्रोण, राइट, वो उनके अपोजिट पक्ष में चले गए थे। अब भाई जिस गुरु ने सब कुछ सिखाया है, जिस गुरु ने तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धारी बनाया है, अगर तुम उसी गुरु को हराना चाहते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कि तुम्हारे गुरु के भी गुरु हो जाए, है ना। अब गुरु के गुरु हो नहीं सकते क्योंकि वो तो भगवान परशुराम थे। अब भगवान जी लेवल तक जाना है तो भैया वहां पर तो एक ही प्रभु दिख रहे हैं, कृष्ण भगवान लेके आए, है ना। अर्जुन ने ये नहीं कहा क्या रे मैंने जीवन भर धनुर्धारी विद्या सीखी है, धनुष चलाना सीखा है, मैं तो आग लगा दूंगा, गुरु जी देखिए, ये देखिए मेरी स्पीड, ऐसा नहीं करा। उन्होंने अपने लिए कोच रखा भाई, राइट सोर्स रखा, हे माधव प्रतिज्ञा पकड़ के रखना, है ना, मेरे रथ की डोर पकड़ के रखना, मेरा संघर्ष बहुत हैवी होने वाला है। और माधव ने उसी तरीके से साथ दिया, बिना कुछ किए, बिना एक अस्त्र शस्त्र उठाए
पूरी कौरवों की सेना को हरा दिया। वो होती है राइट स्ट्रैटेजी, राइट सोर्स। अर्जुन गए थे अपने राइट सोर्स के पास, जो गए तो जीत गए। तो राइट सोर्स आपके पास होना बहुत जरूरी है, राइट। तो अब गाइस जब भी कभी राइट सोर्स की बात आती है तो अब आप लोगों के दिमाग में आता है कि भाई राइट सोर्स के लिए क्या है, या तो मैं यूट्यूब में बहुत सारी चीजें देख लूंगा, सेशंस तो मिल ही रहे हैं, अभी भी आप यूट्यूब पे ही सेशन देख रहे हो ये वाला, अब इससे तैयारी कर लेता हूं, मुझे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगी, मुझे अब और किसी की चीज की क्या जरूरत है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं, सेल्फ स्टडी हमने इतनी करी हुई है, हमें इसकी क्या जरूरत है। सेम चीज अर्जुन भी सोच सकते थे कि दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धारी हूं मैं, गुरु द्रोण से भी अच्छा धनुर्धारी हूं, तो मुझे किसी की क्या जरूरत पड़ती है ना। तुम जिम जितनी बार भी जाओ, जिम के ट्रेनर के तरफ तुम्हारी निगाहें होती हैं कि भाई वो है ना, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो सपोर्ट दे देगा। वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सही तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिम ट्रेनर को ढूंढते हो कि भाई बताओ सही कर रहा हूँ ना, है ना, सही एक्सरसाइज हो रही है ना, ये सारी चीज़ें आप देख करके जाते हो। और यहीं पर ही राइट सोर्स में आते हैं हम। देखो गाइस, अब जब मैंने बोला राइट सोर्स में आते हैं हम, इसका मतलब क्या है, इस मतलब को भी बहुत अच्छे से समझना। आई एम नॉट हियर टू सेल एनी बैच, मैं पहले तुम्हें क्लियर कर देता हूं, मैं तुम्हें कोई बैच बताने नहीं आया, मैं तुम्हें एक डायरेक्शन दिखाने आया हूं, है ना। ये 2024 का सब्जेक्ट वाइज काउंट है कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस कितने लेवल पे पूछे गए हैं। ये है टोटल 70 क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बनाई है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से इतने क्वेश्चन पूछे गए, थर्मोडायनेमिक्स प्योर सब्सटेंस से इतने क्वेश्चन पूछे गए, फ्लूइड मैकेनिक्स से इतने क्वेश्चन पूछे गए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से इतने, थ्योरी ऑफ मशीन से इतने, आईसी इंजन से इतना, बॉयलर एसेसरीज से इतना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से इतना। टोटल मिला के 70 क्वेश्चन थे जो आप लोगों से पूछे गए हैं। इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है, इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरे लिए जो टॉप 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा सॉम, उसके बाद पांचवें नंबर पे आएगा टॉम, राइट। लेकिन मुझे ये 3 तो पढ़ के जाना ही जाना है, इन 3 में तो मुझे कंठस्थ तो होना ही होना है। दिस इज द राइट सोर्स। जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे ना, अब बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ूंगा तो मेरा सॉम तैयार होगा, सॉम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है तो थ्योरी ऑफ मशीन में जाऊंगा। अब जिस भी बच्चे ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जिससे पूछे जाएंगे, उन बच्चे उन तैयारी में लग गया और 15 दिन कम से कम दे दिया सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, और 4 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही हो रहे हैं तो उसको हम राइट सोर्स या फिर राइट स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे। हाँ, 15 दिन अगर तुमने थर्मोडायनेमिक्स में लगाया और 12 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो तुम ही बता दो 15 दिन में 3 क्वेश्चन सही करना है, 15 दिन में 12 क्वेश्चन सही करना, क्या ज्यादा बेटर है। ये है राइट तरीका, दिस इज द राइट सोर्स, राइट। नॉन टेक्निकल का भी देखो। अब एक चीज बताऊंगा, जब मैंने आप लोगों को यहां पर सोर्सेज दिखाए थे गाइस, ये देखो यहां पर नॉन टेक्निकल में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही बस लिखा हुआ है। जब तुम पेपर को देखोगे और पेपर को 2024 के पेपर को देखने के बाद जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भैया इन 30 नंबर में से 10 नंबर की तो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स पूछी गई है, 8 नंबर की जनरल अवेयरनेस पूछी गई है, ये तो लिखा ही हुआ था, रीजनिंग के बारे में भी लिखा हुआ था। लेकिन यहां पर देखो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी के भी क्वेश्चन है और इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब कुछ पूछा जा रहा है। और ये चीज आपको आगे मेंशन नहीं है, इसमें मेंशन है, राइट। तो ये क्या है, पेपर के थ्रू निकाली गई चीजें हैं। जो पेपर पहले हो चुका है उसमें देखा है कि यार ये चीजें आ रही है। और मान लो अगर इसी तरीके से तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी जो तुमने प्रिपेयर नहीं करा और वो भी आ गया, तब क्या करोगे भाई। 3 और 2 5 नंबर, 4 3 7 नंबर होते हैं। मैं कहता हूं मान लो 3 और 2 नंबर का आ गया, 5 नंबर का आ गया, तो तुम्हारे 5 नंबर मतलब 100 में से 95 ही बचे ना। अब 95 बचे तो तुम तो कट ऑफ जितना तुम्हें क्लियर करना तो उतने पे ही पहुंच रहे हो। हाँ, तुक्का मारोगे, सही हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दिक्कत है ना, सिलेक्शन नहीं होगा। चलो माइनस मार्किंग नहीं होगी, नहीं सिलेक्शन भी नहीं होगा। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको अब चीज़ें बताता हूँ, एंड दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लान। वॉट शुड बी योर स्ट्रैटेजिक प्लान, क्या होनी चाहिए तुम्हारी प्लानिंग। देखो गाइस 3 महीने हैं तुम्हारे पास, 90 डेज है, और इन 90 डेज के लिए मैंने इनको 3 महीनों को 3 पार्ट में तोड़ दिया है, राइट। अब गाइस देखो इसको समझना बहुत अच्छे से। यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि जब मैं बात करूंगा अपने मंथ 1 की, राइट, मंथ 1 तुम्हारा वो मंथ होगा जहां पर तुम अपने फंडामेंटल्स को प्रिपेयर करोगे। फंडामेंटल्स कहने का मतलब समझते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर थर्मोडायनेमिक्स आती है तो तुम सिस्टम सराउंडिंग पढ़ने मत बैठ जाना, है ना।
थर्मोडायनेमिक्स अगर तुमने थोड़ी सी पढ़ी हुई है तो तुम एंथैल्पी में जाना, एंट्रोपी पे जाना, फर्स्ट लॉ पे जाना, सेकंड लॉ पे जाना, ज़ीरोथ लॉ पे जाना, राइट, प्योर सब्सटेंस को पढ़ना, ये सारी चीजें इनका फंडामेंटल्स करना है। और साथ ही साथ में क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, राइट। रिलेटेड क्वेश्चंस में जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारे लगा डालो, ताकि तुम्हें पता रहे कि भाई ये लॉ मेरा डन हो गया, राइट। मंथ 1 में तुम्हें ये करना है। फिर उसके बाद मंथ 2, देखो मंथ 2 एक ऐसा मंथ होगा जो बीच का मंथ है ना, मिड है। इस मिड में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? तुम्हें इस मिड में जरूरत है कि तुम अपना रिवीजन शुरू कर दो। नई चीजें जो पढ़ रहे हो, जो फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, वो तो तुम पढ़ोगे क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, लेकिन साथ में तुम्हारा रिवीजन मंथ 2 से शुरू हो जाना चाहिए। अब जब तुमने मंथ 2 से रिवीजन शुरू करा है, तो रिवीजन करने में सिर्फ ये नहीं कि पढ़ के बिल्कुल फिर से बाँचने लग जाओ, अब ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, कुछ नहीं। रिवीजन करने के लिए ब्लैंक पेपर मेथड का यूज करो, खाली पेज लो और उस पेज में लिखना शुरू करो, जो जो तुम्हारे दिमाग में होगा वो सब कुछ तुम लिख डालोगे। फिर उसके बाद गाइस सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करो। सेक्शनल टेस्ट कहने का मतलब होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जब तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, और ये तुम्हें पूरे मंथ में करना है। यहां पे भी फंडामेंटल्स को पढ़ोगे, रिवीजन भी करोगे और साथ में सेक्शनल टेस्ट दोगे, राइट। इन 2 महीनों में तुम्हारी इतनी मेहनत हो जानी चाहिए, तुम अपनी जिंदगी की पूरी मेहनत लगा दो। ऐसे समझो कि भाई 3 महीने हैं, मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, भले ही मुझे 1-1 घंटा कम सोना पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद जो मंथ 3 आएगा, भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ होता है, क्योंकि यहां तक में तुम्हारा ऑलमोस्ट 80% तो कंटेंट तैयार हो चुका होता है। इस समय तुम्हें बाकी जितना भी तैयार करना है ना, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू करना है। मतलब कसम खा लो कि मुझे डेली एक मॉक टेस्ट लगानी है, डेली, राइट। अब डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, साथ में सेल्फ एनालिसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आप लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे और उसमें आपके मार्क्स आए 87, राइट। खुशी होगी, लेकिन ये नोटिस करना है कि 87 आए, मतलब ये जो 13 क्वेश्चंस थे, इन 13 क्वेश्चंस में मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया, ये 13 क्वेश्चंस मुझसे क्यों नहीं बने। इन 13 क्वेश्चंस पे वर्क करना शुरू करो। और इसी तरीके से जब तुम डेली 10-10, 20-20 करोगे, तो जब तुम्हारा एग्जामिनेशन नजदीक आएगा, उस समय तुम 200, 400, 500 ऐसे क्वेश्चंस के पास पहुंचोगे जो तुमसे नहीं बनते थे, और अब वो तुमसे बनने लग गए। जब तुम इस तरीके से 3 महीने में तैयारी करोगे, तब जाकर के तुम्हें थोड़ा सा बेहतर फील होगा, बेटर लेवल पे तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आप सुनो, मैंने बोला कि जब तुम टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक पढ़ाओ, टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक की सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा, थ्योरी पढ़नी है। अब थ्योरी फंडामेंटल्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद तुम्हें क्या लगाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चंस तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, या तो ये तुम बुक से निकालो, या फिर तुम गूगल से निकालो, या फिर तुम्हारे पास 1-2 तरीके और हैं जो मैं बताता हूँ। अच्छा लगे तो सुन लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, राइट। अब गाइस यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सोर्सेस, राइट, कि हमें सोर्स कहां से मिलेगा, कहां से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज लगाएं। अगर हमें बिल्कुल फंडामेंटल्स इन डेप्थ में तैयार करना है तो कहां से करें। उसके लिए जो आपको बेस्ट सोर्स मिलेगा वो मिलेगा एनसीएल का बैच। मैंने आपसे बोला इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को समझना, क्या कहना चाहता हूँ मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गाइस जब भी कभी आप इस बैच में जाओगे, तो इस बैच में आप लोगों को जो भी टॉपिक है वो टॉपिक तो पढ़ने मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है डीपीपीज। डीपीपीज कहने का मतलब समझते हो क्या होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट को हम लोग बोलते हैं डीपीपीएस, राइट, डीपीपीज, राइट। तो जब तुम डीपीपीज लगाओगे तो हर सेशन के बाद तुम्हें डीपीपीज मिलती है। अब तुम सोचो, अगर तुमने 500 सेशन देख लिए या फिर 300 सेशन देख लिए, तो 300 डीपीपीज मिली, और हर डीपीपी में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब अब तुम ये देख लो कि तुम्हें 300 डीपीपी मिली, और इसमें अगर 20 क्वेश्चन है, तो मतलब कुल मिलाकर के तुम 6000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज सॉल्व कर चुके होगे, हर टॉपिक के क्वेश्चंस लगा करके। तो तुम्हें इसका फायदा मिलेगा। प्लस उसके बाद तुम्हें इसमें टेस्ट सीरीज मिलती है, देखो यहां पर इंक्लूडेड है रैंकर्स टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज अलग मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अलग मिलेगी। इसमें तुम लोगों को टेक्निकल अलग मिलेगा, मतलब टेक्निकल भी मिलेगा, नॉन टेक्निकल भी मिलेगा। मतलब कहने का क्या है, तुम्हारे पास एक वन स्टॉप सोल्यूशन जो तुम यहां पर देखने के लिए पा सकते हो, राइट, है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप इसमें जाते हो तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, है ना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने इनरोल कर रहे हो, तुम्हें विदिन 7 डेज तुम्हें फील नहीं आ रहा, तुम सीधा कॉल लगाना इसी नंबर पे जो नीचे तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, बोलना सर मज़ा नहीं आ रहा, तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा बिना एक क्वेश्चन पूछे।
हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम वो चीज़ें डिलीवर करते हैं जो हम बोलते हैं। और हमारे साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम लेस कमिटमेंट करते हैं, ओवर डिलीवरी करते हैं। जी हाँ, हम इसे प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई जितना कमिटमेंट करा है उससे कम ही देंगे, है ना। जैसे बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं 500 घंटे की क्लास होगी, 300 घंटे चिपकाते हैं, बाकी कहते हैं बच्चा तो ये सोचता है कि हाँ 500 घंटे बोला तो इतना मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद 500 की जगह 300 मिलता है तो सोचते हैं कि यार जितना बोलते हैं उससे कम ही मिलेगा। जैसे कंपनी वाले एवरेज बताते हैं कि गाड़ी 80 का एवरेज देगी, जब हम चलाने जाते हैं तो 50 ही का मिलता है। अब ये तो बोल रहे हैं कि 200 घंटे 300 घंटे का सेशन मिलेगा, है ना। अब 300 घंटे बोल रहे हैं, 200 में ही कहीं निपटाना दें, ये दिमाग में बहुत चल रहा होता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है ना, कि हम इस तरह सोच रहे हैं जस्ट बिकॉज आसपास का माहौल ऐसा हो रखा है। अब अगर गाइस तुम हमारे एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे अगर हो तो तुम जा करके देखना, हमारा जो चैंपियन गोल्ड का बैच था, पहला बैच, उस बैच में हमने लिखा था 200 घंटे की प्लस क्लासेस, 200 प्लस आवर्स की क्लासेस हमने इस तरीके से लिखा हुआ था, राइट। जो भी बच्चा अगर कोई चैंपियन गोल्ड बैच का है वो मुझे बस इतना बता देगा कि तुम्हारे बैचेस में कितने घंटे की क्लासेस हुई, मोर देन 500 आवर्स, राइट। तो ये जो 200 घंटे तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में 500 घंटे की क्लासेस थी। और यही चीज है कि जो स्टूडेंट हमारे बैचेस में आता है हम उसका दिल जीत लेते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को डिफरेंशिएट करेंगी ही करेंगी कि भाई बोलते कम है देते ज्यादा है ना। अब गाइस इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ये बैच आप लोग जो देख रहे हो वो बैच आपका ऑल इन वन मास्टर बैच में भी मिल जाता है। ऑल इन वन मास्टर बैच एक ऐसा बैच है जिसमें हमारे जितने भी एग्जाम ऑन में बैचेस होंगे उन सब में जो जो क्लासेस होती हैं वो सारी क्लासेस आपको इसमें मिल जाती हैं मास्टर बैच में। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैच। मतलब आप क्यों बोलते हो बेस्ट बैच, क्योंकि 2 साल की वैलिडिटी होती है, 2 साल तक में जितने बैचेस आने हैं, जो कुछ होना है वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। अब एक फ़ायदा और है, एक फ़ायदा क्या है कि अभी जो तुम देख रहे हो होली टाइम पे, और होली पे जो मेगा ऑफर चल रहा है उसमें आपको 60 प्लस 20% का ऑफ मिल रहा है। 60 प्लस 20% बोलने का मतलब कि अगर कोई बैच है जो आपका 60 मतलब जो आपका बैच है उसमें सबसे पहले 60% का ऑफ आपको दिखेगा ही दिखेगा, प्लस 20% का और ऑफ दिखेगा, और साथ में आप लोगों को फ्री करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिलेगी। अब आपको ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को जाना है एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पे। मैं दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ दिखाई देगा एप्लीकेशन, राइट। तो आप जाओ सर्च करो एग्जाम ऑन एजुकेशन, आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन में जाओ, इंस्टॉल करो और बढ़िया एनसीएल या फिर आपके मास्टर बैच में आप इनरोल कर सकते हो। अभी आपका बम्पर डिस्काउंट चल रहा है जिसका आप यूज़ कर सकते हो होली का। फिर होली के बाद ऐसा कोई त्यौहार नहीं आना तो फिर ऐसा कोई डिस्काउंट आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठाएं, है ना। शुरू से शुरुआत करें, बढ़िया लेवल पे शुरुआत करें और पहले अटैम्प्ट में आप लोग सिलेक्शन लें। हम आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि जो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, जिस तरीके से हम आपको सिखाएंगे, अगर आपने उस तरीके से सारी चीज़ें कर ली, जितनी DPPs हैं, जितनी टेस्ट सीरीज़ है, जितनी सिलेक्शन फाइल है, जितनी स्टडी नोट्स हैं, ई बुक्स हैं, जितनी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आप उसको टाइमली पढ़ते हुए चले जा रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हुए जा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हम दिलाएंगे, इसकी हमारी गारंटी है, राइट। तो जाइए अभी जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और बढ़िया लेवल पे लग जाओ तैयारी पे, राइट। और उसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को हमेशा फ़ायदा करेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट बहुत अलग ही लेवल पे मिलता है। और साथ में सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी होली टू एवरीवन। होली मनाओ, और इस बार होली तैयारी वाली होगी, अगली होली सिलेक्शन वाली होगी। तो अभी जाएं, जा करके बढ़िया तरीके से एंजॉय करें अपने सेशंस को, बैचेस को, और तैयारी शुरू कर दें क्योंकि क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं। तो उसमें आप ज़्यादा देर ना करें क्योंकि वो फिर पाइल अप होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।